पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे और आगे लॉन्ग आंसर भी करेंगे कुछ। ठीक है, सबसे पहला 11वां सवाल है आपका डी फैक्टो रिकॉग्निशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है किसी भी स्टेट का, जब कोई नया स्टेट बनता है तो अब ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि वो स्टेट है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि उनको किसी एग्जिस्टिंग देश के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हो या उन्होंने स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया हो। ठीक है, तभी हो सकता है किसी भी स्टेट का रिकॉग्निशन। यहाँ पे रिकॉग्निशन दो टाइप का होता है, एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी जूरे। ठीक है, डी जूरे जो होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। किसी भी स्टेट को डी जूरे रिकॉग्निशन कब मिलता है, जब वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो। तो सारे क्राइटेरिया में क्या, उनके पास अपना एक पॉपुलेशन होना चाहिए फिक्स्ड, उनके पास एक टेरिटरी होना चाहिए फिक्स्ड, उनके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवर्निटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, किसी भी नए देश को देश मानने के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ वो 4 क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको, हाँ ये देखिए 4 है। पहला तो एक फिक्स्ड पीपल होना चाहिए, ठीक है, उस स्टेट में। दूसरा है फिक्स्ड टेरिटरी होना चाहिए, उनके पास अपना एक पोर्शन ऑफ लैंड होना चाहिए। तीसरा है उनके पास एक गवर्नमेंट होना चाहिए, उनकी एक एजेंसी होनी चाहिए जो उस स्टेट को रन कर रहे हो। ठीक है, और फोर्थ है सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है कि उस स्टेट के पास उतना पावर होना चाहिए कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर को खुद से डील कर सके। तो अगर ये चारों क्राइटेरिया, चारों एसेंशियल फुलफिल करते हैं तो किसी भी स्टेट को, जो नए स्टेट है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये चारों जो एसेंशियल है वो फुलफिल कर लिया और आपने जो एग्जिस्टिंग देश है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, वो भी आपको रिकॉग्नाइज कर लिए, वैल्यू दे दिए कि आप ठीक है स्टेट हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डी जोरे हो गया। डी जोरे का मतलब परमानेंट इन नेचर, मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग देश है उसने भी रिकॉग्नाइज कर दिया और आपने सारे क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिए, तो ये हो गया डी जोरे रिकॉग्निशन, ये फाइनल होता है। ठीक है, एक होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है कि बाय फैक्ट आप एक नए देश हो। एग्जाम्पल के तौर पर भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 या 1970 के आसपास। ठीक है, तो वो जो अलग हुआ वो तो दिखता है ना कि अलग हो गया। तो बाय फैक्ट अगर हम ये समझते हैं कि ये देश अलग हो गया, भले उसने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हों, अगर वहां के कुछ देश जो है एग्जिस्टिंग देश, अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो बाय फैक्ट उनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें उनको जो है परमानेंट नेचर में नहीं मिलता, उसको परमानेंटली हम नहीं मानेंगे कि इसको परमानेंटली स्टेट का दर्जा मिल गया, लेकिन उनको प्रोविजनल तौर पर जब वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे उसके बाद उनको फाइनल दे दिया जाएगा। अगर इस बीच में ऐसा लगता है कि वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हैं तो उनसे स्टेट का जो रिकॉग्निशन दिया गया था वो रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, तो डी फैक्टो का मतलब है बाय फैक्ट की वो अलग हुआ है और कुछ देश उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बाकी जो एसेंशियल्स हैं, जो क्राइटेरिया है, उन्होंने फुलफिल नहीं किए हैं, वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, सवालों के घेरे में है। तो तब अगर ऐसा कोई किसी देश को रिकॉग्निशन मिलता है तो वो कहलाता है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। ठीक है, 1971 में भारत से जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उसके पास सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, क्योंकि वो भारत से अलग हो गया था और उस समय पर भारत और भूटान ने उनको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई हमारे देश से अलग हुआ है तो ये नया देश ही है। ठीक है, तो जब दूसरे देश रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, भले वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल ना करते हो, तो वो बाय फैक्ट डी फैक्टो रिकॉग्निशन कहलाता है और उस स्टेट को दर्जा मिल जाता है, लेकिन उसको पूरे राइट नहीं मिलते। हमेशा याद रखना, डी फैक्टो रिकॉग्निशन में सारे राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर दिए गए हैं। उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे सरकार बनाना हो वो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करना है कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनको
मिलती है। तो डी फैक्टो के 4-5 पॉइंट, सबसे पहला कि ये प्रोविजनल है, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए होते हैं, ठीक है। तीसरा ये कि इसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है, स्टेट का जो रिकॉग्निशन दिया गया था उसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और चौथा ये है कि कुछ स्टेट्स भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1971 में जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था तो भारत और भूटान ने उनको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। लेकिन उस समय पे वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये फैक्ट था भारत से वो अलग हुआ और इसके आधार पर दोनों देश ने उनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो ये जो रिकॉग्निशन मिला था उसको, वो मिला था डी फैक्टो रिकॉग्निशन, ठीक है। हालांकि बाद में उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए, बाकी देश भी उनको जो है रिकॉग्नाइज किए, तो उनको डी जूरे रिकॉग्निशन मिल गया था, ठीक है। लेकिन बाद में मिला, पहले उनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया गया था। तो ये हो गया 11वां नंबर का सवाल। 12वां नंबर का सवाल है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने एक बार फोटो के माध्यम से समझाया था कि सबसे जो एक एक समंदर ले लेते हैं, मान के चलिए एक जुहू बीच का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जुहू बीच आप लोग गए होंगे, आप देखते होंगे कि समंदर का पानी मतलब उछाल मारता है ना, तो कहीं एक लेवल पे आके वापिस चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पानी पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग के तरफ आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो एक लेवल तक ऊपर आता है और नीचे चला जाता है। तो जिस लेवल तक वो समंदर का पानी ऊपर आता है और जहां से रिटर्न हो जाता है, उस लेवल को बोला जाता है बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। हमेशा याद रखना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जब हम अंदर जाते हैं तो पानी का जो लेवल होता है, ऊपर का लेवल, उसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और जब यही बेस लाइन से हम नीचे के तरफ आते हैं, लैंड के तरफ, ठीक है, ऊपर पानी के तरफ नहीं, हम नीचे के तरफ आते हैं, लैंड के तरफ, ठीक है। तो बेस लाइन से लैंड के तरफ नीचे नीचे जाओगे तो 200 नॉटिकल माइल तक जो लैंड होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, ठीक है। तो पानी के ऊपरी सतह को क्या कहा जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और वही पानी का जो नीचे का लेयर होता है जहां से लैंड मतलब नीचे नीचे जाते हुए रहता है, उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। कोई भी स्टेट जिसके एडजेसेंट में, एडजेसेंट मतलब जिसके करीब में सटा हुआ हो, तो कोई भी स्टेट जिसके एडजेसेंट में कोई समंदर है, ठीक है, उसके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो ऊपरी हिस्सा होता है पानी वाला, उसको ईईजेड कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और निचले हिस्से को जो लैंड वाला होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में यूएन क्लॉज में भी प्रोविजन कहा किया गया है। इस पर जो भी कोस्टल स्टेट होता है, कोस्टल स्टेट का मतलब जिसके किनारे पे है, जुहू बीच हमारे मुंबई में है, मुंबई भारत में है तो भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो कोई भी ये कोस्टल स्टेट जिसके करीब में है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पूरा अधिकार होता है, सॉवर्निटी होता है, ठीक है। लेकिन पिछले वीक में मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर सॉवर्निटी पूरा उस स्टेट का होता है, लेकिन नेविगेशन के लिए कोई अदर स्टेट आता है, मतलब उसको किसी कहीं पे माल पहुंचाना है या कोई डिलीवरी करनी है, ठीक है, और उनको लगता है कि इस रास्ते से जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, वो यूज किया जा सकता है। लेकिन पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, उस एडजेसेंट स्टेट का रहेगा जिसके बॉर्डर पे है वो, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ईईजेड पे भी उस देश का पूरा राइट है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे भी उसका पूरा राइट है, लेकिन वहां पे नेविगेशन के लिए उसको किसी भी स्टेट को पूरा अधिकार रहेगा, क्योंकि हमारा जो यूएन क्लॉज है उसमें फ्रीडम ऑफ सी के बारे में प्रोविजन किया गया है कि ऐसा नहीं है कि जिसके करीब जिस देश के करीब में है वो सिर्फ वही फायदा लेगा, दूसरे स्टेट को अगर आने जाना है तो आप आने जाने दे सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे देश जब जाएंगे आपके ईईजेड से जाए या कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, नीचे के तरफ से जाए या ऊपर से जाए, आपके किसी भी रिसोर्सेज को, चाहे आप फिशिंग कर रहे थे या आप वहां पे कोई तेल वगैरह निकाल रहे थे, दूसरा स्टेट वहां पे आके ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आपके रिसोर्सेज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ उनको नेविगेशन के लिए अलाउड किया जाएगा,
ठीक है, तो लेमैन लैंग्वेज में ये याद रखना हमेशा, जो EEZ होता है वो पानी के ऊपर वाले सतह जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और पानी से नीचे वाला जो एरिया होता है लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, वो अगर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक है तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कॉजेंस। ठीक है, ये एक मैंडेटरी नॉर्म्स है। ठीक है, प्रॉम्प्टरी नॉर्म्स बोलते हैं इसको। जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो हर स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए, तो कुछ ऐसे जो हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाइंडिंग है वो, उसी प्रिंसिपल को जस्ट कॉजेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई मेरे स्टेट में ये मैं नहीं मानूंगा या मेरे स्टेट में ये नहीं मानूंगा। अगर आप इंटरनेशनल लॉ में मतलब पार्ट हैं, ठीक है, आप मेंबर हैं, तो आपको ये चीजें जो जस्ट कॉजेंस प्रिंसिपल के अंडर जो है मेंशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नॉर्म्स है। ठीक है, ऑप्शनल होता तो आप ऑप्शनल के तौर पे लेते, लेकिन मैंडेटरी है तो आपको मानना ही पड़ेगा, और ये इनडायरेक्टली बाइंडिंग है हर स्टेट पर कि वो फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जेनोसाइड, स्लेवरी, ठीक है, टॉर्चर, ये सारी चीजें किसी भी स्टेट के अंदर मैंडेटरी है कि वो अपने देश में अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसको रोके। ऐसा वो नहीं बोल सकता है कि नहीं मेरे देश में तो जेनोसाइड होगा, मेरे देश में तो स्लेवरी चलेगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपको, अरे स्लेवरी का मतलब वो होता था ना पहले, मतलब क्या बोलते थे उसको, मार पीट के काम कराते थे। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया है, लेकिन वही है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, स्लेवरी, तो ये है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको एज अ स्टेट मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। 14th क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके मामले में दखल अंदाजी कोई नहीं करेगा, ऐसा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये भी एक फंडामेंटल नॉर्म्स है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी स्टेट जो सॉवरन है, जो अपने आप को अच्छे से चला सकता है, ठीक है, दूसरा देश कोई भी उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, और न करना चाहिए। किसी भी देश के पास अगर मिलिट्री है उनके पास, या कोई भी बहुत पावरफुल देश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे देश पे अटैक कर दे, अननेसेसरी मिलिट्री इंटरवेंशन करे, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस करे। ठीक है, ये सारी चीजों को ये जो आपका नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल है ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और ये पीसफुल सभी को खाओ और खाने दो, मतलब जियो और जीने दो वाला जो है प्रिंसिपल, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन यही बोलता है कि भाई कोई भी स्टेट है उनके अपने सरकार है, उनका अपना पावर है, जैसे वो एक्सरसाइज करना चाहता है करने दीजिए। दूसरे देश किसी भी देश के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मामले में, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो उनका खुद का मामला है, वो सॉर्ट आउट करेंगे। आप अपना खाओ जियो, मतलब आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, अननेसेसरी किसी को तंग नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है किसी के मामले में। ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, ये है प्लूरिलैटरल ट्रीटी। ठीक है, प्लूरिलैटरल ट्रीटी का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे याद रखना, तीन तरीके का ट्रीटी होता है। एक होता है बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल का मतलब दो देश के बीच। एक होता है प्लूरिलैटरल, प्लूरिलैटरल का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स, ठीक है, और एक होता है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब इसमें कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के ट्रीटी में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लूरिलैटरल। तो प्लूरिलैटरल जो होता है ना वो कुछ ऐसे देश होते हैं स्पेसिफिक, जो किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, साथ मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, उसको बोला जाता है प्लूरिलैटरल ट्रीटी।
ये जो ट्रीटी होता है किसी खास मकसद के लिए कोई खास देश जब साथ में मिल के आते हैं तो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारे देश होते हैं, जिनको आना है आओ, जिनको जाना है जाओ। और बायलेटरल का मतलब दो देश। तो यहाँ पे प्लूरीलेटरल ट्रीटी पूछ रहा था, तो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टेट जब किसी ट्रीटी को साइन करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रीटी प्लूरीलेटरल ट्रीटी कहलाता है। इसमें हर देश मेंबर नहीं होता है, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, जब स्पेसिफिक स्टेट साथ में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं तो वो प्लूरीलेटरल ट्रीटी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ठीक है, ये एक तरीके का इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, और इसमें 55 देश है और वो 55 देश किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ इसको साइन किए हैं। तो ये जो ट्रीटी हो गया ये प्लूरीलेटरल ट्रीटी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे देश को अलाउ नहीं था आना, उसमें वही पर्टिकुलर देश आएगा जो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सहमति बनाता है और उसके साथ ट्रीटी में आना चाहता है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर याद रखना हो तो प्लूरीलेटरल का मतलब होता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेट्स जो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं, वो प्लूरीलेटरल ट्रीटी होता है, ठीक है। तो मैंने अभी 10 से 11 से 15 सवाल डील किए हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है किसी सवाल में? हमारा 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर, मीडिएशन एज द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है। मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन एक था कि पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म क्या क्या है, तो मैंने उसमें बताया था कि आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, निगोशिएशन है, ठीक है। ये सारे जो मेथड हैं वो पीसफुल सेटलमेंट के लिए बनाए गए हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मीडिएशन के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, कि ये कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो मीडिएशन जो होता है एक पीसफुल और वॉलंटरीली मेथड है, ठीक है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्टेट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो दो स्टेट्स जिसके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे भारत और पाकिस्तान का अभी हाल ही में डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। उसमें अमेरिका क्या बोल रहा था कि मैंने दोनों को शांत कराया, ठीक है। तो वो एक हम अगर साइड रख लें कि अमेरिका जानबूझ के ऐसा बोला, तो अमेरिका यहाँ पे क्या था, मीडिएटर था। अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा, दोनों देश को समझाया रहेगा और तब विवाद सुलझाया रहेगा, तो वो एक तरीके से कौन सा मतलब काम किया, मीडिएटर का काम किया, ठीक है। तो जब दो देश आपस में अगर उसका कोई डिस्प्यूट है और उसके लिए वो किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं कि भाई हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। एग्जाम्पल के तौर पर भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, दोनों पार्टी ने अमेरिका को चुना कि भाई हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए। तो जब दोनों डिस्प्यूटेंट पार्टी किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी होता है वो जो भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो भी फैसला देता है, ठीक है, मतलब दोनों को बिठाता है, समझाता है, म्यूचुअली एग्री करता है किसी एक पॉइंट ऑफ लॉ पे कि भाई यहाँ पे आप मान जाओ, और दोनों मान जाते हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग होता है वो मीडिएशन कहलाता है। जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी होता है वो मीडिएटर कहलाता है, ठीक है, और उन्होंने जो फैसले दिए होंगे वो दोनों के लिए बाइंडिंग होता है। तो ये है मीडिएशन का पूरा मेथड जो किसी डिस्प्यूटेंट पार्टी को थर्ड पार्टी के सहायता से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। मीडिएटर जो होता है वो दोनों पार्टी को बिठा के शांति से समझाता है, ठीक है, कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी आपके बात को माने ही, ठीक है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं। अगर उनको लगता है कि आप एक तरफा हो गए हैं, उनको लगता है कि आप बायस हो गए हैं, तो वो उस मैटर को आईसीजे में लेके जा सकता है, ठीक है, वहां पे उस डिस्प्यूट को रख सकता है। तो लेकिन ये होता है कि अगर वो बायस नहीं है तो दोनों पार्टी बाइंडिंग है, दोनों पार्टी को मानना चाहिए। अगर वो एक पार्टी के तरफ चला जाता है, बायस हो जाता है, तो फिर आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं आईसीजे में।
ठीक है, ये है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मीडिएशन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में काम करता है, मतलब और विवाद न बढ़े, ठीक है, और दोनों पार्टी आपस में ही बैठ के किसी थर्ड पार्टी के सहायता से अपने डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये इसमें जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यूएनएफसीसी के तहत आया था 1997 में। ठीक है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस के साथ, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया इस प्रोटोकॉल का पार्ट बना था 2002 में। ठीक है, 31 मार्च को। इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हाल फिलहाल में 192 पार्टीज हैं। किसी भी कन्वेंशन का नाम आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे या किसी भी कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछे तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। वो प्रोटोकॉल कब आया था, उस प्रोटोकॉल को मतलब लाने के लिए कौन सा फाउंडेशनल कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, उसके अंदर भारत कब मेंबर बना था और उसके अंदर करेंटली मेंबर कितने हैं और उसको बनाया किस मकसद से गया था। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें अगर आप याद रखो तो आप पूरा किसी भी कन्वेंशन पे, प्रोटोकॉल पे, ट्रीटी पे आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया इसमें कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में। ये क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस के बीच, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका भारत जो है 2002 में मेंबर बना था और इसके अंदर करेंटली 192 मेंबर कंट्रीज पार्टी है। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या था, इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका पर्पस क्या था, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था। ठीक है, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए, कैसे उसके लिए मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फाइट किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है। सेट्स क्वांटिफाइड एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वहां पे फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे कैसे उसके ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए, एमिट किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसके लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म बनाता है, उसके ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है, introduces mechanism like emission trading, joint implementation, clean development mechanism to help countries meet target cost effectively। ठीक है, तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बहुत सारे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए जिसके तहत जो है हर देश अपने अपने यहाँ पे कम से कम लागत में ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसको एमिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एमिशन ट्रेडिंग लाया, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम लाया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाया, ये सारा जो आपका क्या बोलते हैं प्रोविजन है, ये सारा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन इंटरनेशनल लॉ टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे बड़ा जो और सबसे पहला जो मेजर स्टेप लेने वाला इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो मतलब संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो क्योटो प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18th पैसेज थ्रू इंटरनेशनल स्ट्रीट। ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रीट के बारे में आपके यूएन क्लॉज में बताया गया है। यूएन क्लॉज का मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल स्ट्रीट के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो है 2 तरीके के पैसेज के बारे में बताया गया है। एक पैसेज का नाम है आपका ट्रांजिट पैसेज, दूसरे पैसेज का नाम है इनोसेंट पैसेज। मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में भी इनोसेंट पैसेज के बारे में, जो हमारा 12 बेस लाइन से, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, इनोसेंट पैसेज होता है। ठीक है,
उस पे जो भी एडजेसेंट कंट्री होता है उसका पूरा का पूरा अधिकार उसके ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी स्टेट को नेविगेशन के लिए जरूरी है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन हमेशा रहता है, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांजिट पैसेज। ट्रांजिट पैसेज का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट पैसेज जहां ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, मैंने बताया था बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो होता है वो ईईजेड होता है, ठीक है। और ईईजेड और हाई सी, ठीक है, ईईजेड के बाद का जो एरिया होता है वो हाई सी होता है। तो ईईजेड और हाई सी के बीच का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रांजिट पैसेज। ट्रांजिट पैसेज, ट्रांजिट पैसेज पे हर देश को हर कुछ करने का अधिकार है, वो चाहे शिप चलाए, एयरक्राफ्ट चलाए, जो भी उनको करना है किसी भी पर्पज के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्ट्रेट जो है मतलब ये लॉ ऑफ द सी के अंदर पैसेज जो है वो दो टाइप का होता है, इनोसेंट पैसेज होता है और ट्रांजिट पैसेज होता है। इनोसेंट पैसेज किसी भी देश के बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो होता है इनोसेंट पैसेज। और ट्रांजिट पैसेज का मतलब जहां से इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म होता है, ठीक है, और हाई सी शुरू होता है, वो बाउंड्री जो होता है वो आपका ट्रांजिट पैसेज होता है। वहां पे हर देश को हर चीज करने का अधिकार होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीजे के अंदर ये जो आपका कंपोजिशन है कि मतलब कौन कौन होता है, जज कौन होंगे, कितने जज होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो जुडिशियल ऑर्गन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी देश के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है, तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनेशनल लेवल पर जब दो देश हो, तीन देश हो, किसी भी देश का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आता है। वो एक जुडिशियल ऑर्गन है जो उनके मामलों को देखता है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं वो 15 इंडिपेंडेंट जज होते हैं, ठीक है, जिनका टर्म होता है 9 ईयर। कोई भी जज बनेगा उसके अंदर तो 9 ईयर का टर्म उनका रहेगा। कितने जज होंगे? 15 जज होंगे। These judges are elected by both United Nations General Assembly UNGA and Security Council। ये दोनों जो है संस्था उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है। बट वोटिंग साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली, ठीक है। ये जो होता है दोनों यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों वोट करते हैं जज को इलेक्ट करने के लिए एक साथ, ठीक है, लेकिन अलग अलग। To be elected, a candidate must receive an absolute majority of votes in both bodies। ये दोनों जो बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनजीए, यहाँ पे दोनों दोनों में, ठीक है, फुल मेजोरिटी अगर किसी बंदे को आता है, ठीक है, दोनों बॉडी से, तो उसको जज के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 3 ईयर फॉर 1/3 ऑफ सीट्स इंश्योरिंग कंटिन्यूटी विद द कोर्ट। जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। ये हर थर्ड किधर गया, हर 3 साल में 1/3 सीट के लिए वापिस से चुनाव होता है और वापिस से उन जज को रखा जाता है, री इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। To ensure the bench represent the world's legal system and civilization, the ICJ statute outline a specific requirement for the judges qualification, nationality and regional distribution। हर देश का उसमें सहभागिता हो, ठीक है, हर देश उसमें पार्टिसिपेट करे, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ नेशनैलिटी, ठीक है, और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आईसीजे के प्रोविजन में आउटलाइन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है नेशनैलिटी में? जजेस मस्ट बी डिफरेंट नेशनैलिटी। जो भी 15 जजेस होंगे वो अलग अलग नेशनैलिटी के होंगे। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? दे मस्ट मीट हाई जुडिशियल स्टैंडर्ड और बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल लॉ। जुडिशियल स्टैंडर्ड के तौर पर वो हाई लेवल पे होना चाहिए या इंटरनेशनल लॉ में उसका एक्सपर्टाइज होना चाहिए।
तीसरा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, The 15 judges are distributed across different regions, 3 from Africa, 2 from America, 3 from Caribbean, ठीक है, 3 from Asia, 5 from Western Europe and other states and 2 from Eastern Europe, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे लोग चुने जाएंगे, 3 चुने जाएंगे आपके अफ्रीका से, 2 अमेरिका से, ठीक है, 3 एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप से और अदर स्टेट से और 2 जो है ईस्टर्न यूरोप से, ठीक है। ऐसे डिवीजन किया गया है। अब आईसीजे के अंदर जो जज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आपको बताते चले 2012 या 13 में भारत के भी एक जज जो है वहां पे आईसीजे में जज बने हैं, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था, किसी ने अगर नोटिस किया हो तो, ठीक है। ये है आपके आईसीजे के बारे में पूरा कंपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन है इस 6 मार्क्स में, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी। ये वियना कन्वेंशन क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। द वियना कन्वेंशन जो है वो 1980 में इन्फोर्स किया गया था। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटी इज अ की international agreement adopted in 1969 that codifies the rule governing treaties between states, ठीक है। Currently under the Vienna Convention has 116 member countries party, ठीक है। ये जो वियना कन्वेंशन है वो अडॉप्ट किया गया था 1969 में, इसको इन्फोर्स किया गया था 1980 में, ठीक है। ये ट्रीटीज जो दूसरे देश के साथ होता है उसके अंदर क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे गवर्न होगा वो ट्रीटी, उसके बारे में प्रोविजन बताता है। इसके अंदर करेंटली 116 मेंबर कंट्रीज पार्टी है। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट बनता है 1959 में। ये अडॉप्ट हुआ था 1969 में, ठीक है, और इन्फोर्स हुआ था 1980 में। तो भारत अडॉप्ट कैसे कर लिया इसका इस पार्टी में, गलत दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू वियना कन्वेंशन 1959 नहीं होगा, आगे होगा, क्योंकि अडॉप्ट ही हुआ था 1969 में, ठीक है। तो इसका डेट वेरीफाई करना पड़ेगा। बाय डिपॉजिटिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन किया था इन्होंने। रेटिफाई करना मतलब होता है कि किसी भी देश का मेंबर बनना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेन था, सिग्निफिकेंस क्या था इस कन्वेंशन का, तो सबसे पहला है डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी कैसे बनेगा इसके बारे में उसमें डिफाइन किया गया है। ट्रीटी के फॉर्मेशन से लेके इंटरप्रिटेशन, अमेंडमेंट और टर्मिनेशन के बारे में सारे रूल और प्रोविजन किसमें बताए गए हैं, वियना कन्वेंशन में, ठीक है। Establish principles such as pacta sunt servanda, agreement must be kept। किसी भी देश के साथ कोई भी देश एग्रीमेंट करता है तो उनको वो एग्रीमेंट गुड फेथ में फॉलो करना होता है, ये पैक्टा संट सर्वांडा बोलता है। और ये प्रिंसिपल भी ये वियना कन्वेंशन के तहत ही इन्फोर्स किया गया था, लाइमलाइट में आया था, ठीक है। ये जो आपका वियना कन्वेंशन है वो किसी ट्रीटी को इनवैलिड कब माना जाएगा, कब सस्पेंड किया जाएगा, कब टर्मिनेट किया जाएगा, इसके बारे में सारा प्रोविजन बताता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो वियना कन्वेंशन है वो कॉर्नर स्टोन माना जाता है ट्रीटी लॉ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, कि कैसे किसी देश के साथ पीसफुली कोऑपरेट करके ट्रीटी बनाया जाए, कैसे स्टेबिलिटी के साथ उसको फॉलो किया जाए, कैसे टर्मिनेट होगा, कैसे इनवैलिड मानेंगे, कैसे उसमें अमेंडमेंट होगा, ठीक है। ये सारा प्रोविजन वियना कन्वेंशन आपको बताता है। तो ये हो गया 15 से 20वां सवाल। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।